जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको कहाँ तक बताया था। गुप्त वंश में पार्ट 1 बता दिया था, यानी कि श्रीगुप्त बता दिया था आपको, घटोत्कच गुप्त बता दिया था, चंद्रगुप्त प्रथम बता दिया था और समुद्रगुप्त के बारे में मैंने पूरी आपको विस्तृत रूप में जानकारी दे दी थी। अब समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बनता है आपका, उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त वंश का जो भी आगे का बचा हुआ पार्ट था तो उसके बारे में अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों गुप्त वंश में एक आपका जो है समुद्रगुप्त महान राजा हुआ और दूसरा आपका कौन प्रतापी राजा हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने अपने ही पिता के समान साम्राज्यवाद की नीति, क्षेत्रवाद की नीति के विस्तारवाद को बढ़ावा दिया। तो गुप्त वंश का दूसरा महान शासक कौन था आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, देवश्री जो है अन्य नाम की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। दोस्तों, गुप्त वंश के जो भी प्रतापी राजा थे या जो भी इसमें राजा बने, उनका जो राज शासन चलता था कैसे चलता था आपका, देवी सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि राजा स्वयं को देवतुल्य मानते थे और देवी के सिद्धांत पर जो है राजतंत्र का शासन चलता था। अब राज्यारोहण अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें तो 376 से 377 AD के आसपास इसका राज्यारोहण होता है। अब दोस्तों, समुद्रगुप्त ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके ही जीवन काल में राजा यानी घोषित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब थोड़े से हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं कि जब चंद्रगुप्त का जो शासन चल रहा था तो उस समय के जो साहित्यिक स्रोत वो क्या है, तो फोक्यू की, फाहियान का। ठीक है दोस्तों, फाहियान की जो यात्रा है आपकी 405 से 411 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब किसी विदेशी यात्री ने भारत का कुछ उल्लेख किया है तो उसके जो उल्लेख को है इतिहास में महत्वता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है कब से कब तक का है, 405 से 411 ईस्वी तक का फाहियान का यात्रा वृत्तांत मिलता है। उसकी कौन सी पुस्तक में मिलता है, फोक्यू की। ठीक है दोस्तों, अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है वो पुराण से, जैसे कि आ हो गया आपका देवी चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस, स्मृति नारद, बृहस्पति। तो इस प्रकार के जो पुस्तकें हैं वहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में पता चलता है। अब अगर हम सिक्के की बात करें तो धनुधर प्रकार के सिक्के, सिंहासन प्रकार के सिक्के, छत्र प्रकार के सिक्के, छत्र प्रकार के सिक्के और सिंह घातक और घुड़सवार प्रकार के सिक्के, गरुड़ के सिक्के, लक्ष्मी के सिक्के, बोने के सिक्के और राजा छत्र का सिक्का। ठीक है दोस्तों, और राजा सिंह विक्रम का सिक्का, यानी कि सिक्कों पर कुछ ऐसी कलाकृति या चित्र बने थे जैसे कि घोड़े का चित्र बना होना, धनुष बाण का चित्र बना होना। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं वो सिक्कों पर पाए गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये जो सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के हैं। अब दोस्तों, 7 अभिलेखों में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का जिक्र होता है। कौन कौन से में, एक तो है महरौली का स्तंभ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, उदयगिरी का गुहा अभिलेख, सांची का MP में। ठीक है दोस्तों, वहाँ भी एक अभिलेख है, और आपका बसरा अभिलेख। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के जो समकालीन हैं, नागवंश देश की महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली शक्ति बन गई थी। यानी कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था उस वक्त क्या है आपका नागवंश जो आपका पश्चिमी भारत की ओर शासन कर रहा था, तो वो एक काफ़ी बड़ी शक्ति बन गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने या गुप्त वंश ने अपने को उनसे युद्ध करना ठीक नहीं समझा, तो क्या क्या कि एक विवाह द्वारा एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब नागवंश की जो राजकुमारी थी उसका क्या नाम था, कुबेर नागा। ठीक है दोस्तों, कुबेर नागा से इनकी जो है एक पुत्री हुई चंद्रगुप्त द्वितीय, और कुबेर नागा से एक पुत्री हुई आपकी प्रभावती गुप्ता। अब इधर आप अगर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की ओर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक बड़ा साम्राज्य जिसे हम कहते हैं वकाटक वंश, उसका जो राज्य है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने
वकाटक को अपने अधीन करने के लिए उन पर आक्रमण करना नहीं समझा और कूटनीतिक द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक के राजा रुद्रसेन सेकंड के साथ कर दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। और इस तरह से जो है चंद्रगुप्त का क्षेत्रीय प्रसार हुआ और मैत्रीपूर्ण संबंध द्वारा वकाटक और राजवंश से भी उनके संबंध स्थापित हो गए। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि चंद्रगुप्त सेकंड से और कुबेर नगा से किसका जन्म हुआ? प्रभावती गुप्त का। इसका जो शासन रहा आपका, अब रुद्रसेन सेकंड क्या था कि जल्दी मर गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि अल्पकाल में ही मर गया था। और इसके बाद प्रभावती गुप्ता और रुद्रसेन के आपके 2 पुत्र हुए। एक हुआ आपका दिवाकर सेन, दूसरा हुआ आपका प्रवर सेन द्वितीय। अब जब आपका रुद्रसेन सेकंड अल्पकाल में ही मर गया था तो उसकी जो संरक्षिका का वकाटक वंश में जो कार्यभार है वो किसने देखा? आपका प्रभावती गुप्ता ने देखा। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 390 से 410। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 साल की जो शासिका थी ये कौन थी? आपकी प्रभावती गुप्ता थी, जो किसकी थी? गुप्तों की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका गुप्त वंश और इधर आपका वकाटक वंश, ये जो सारा अब क्या हो गया कि ये क्षेत्र एक ही तरह से हो गया। और जब पश्चिमी अभियान किया तो वहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को इनकी सहायता मिली और पश्चिमी अभियान को विजय करने में सफलता प्राप्त हुई। अब दोस्तों कुछ युद्ध की चर्चा करते हैं। एक तो हो गया आपका पश्चिम दक्षिण भारत का अभियान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने, एक तो इसकी शादी हुई थी नागवंश की कुबेर नगा से। ठीक है दोस्तों, उससे एक पुत्री हुई आपकी, जिससे आपका विवाह रुद्रसेन सेकंड से हुआ। इसके 2 पुत्र दिवाकर सेन और प्रवर सेन। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि सेन लगा हुआ है तो ये सारे कहाँ के हो गए? वकाटक वंश के हो गए। और दूसरा विवाह किससे हुआ था? आपका ध्रुव देवी से हुआ था। इनकी 2 संतान थी आपकी, ये 2 पुत्र थे। एक का नाम था आपका कुमारगुप्त, दूसरे का नाम था आपका गोविंद गुप्त। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका कौन नया शासक बनेगा? कुमारगुप्त आपका नया शासक बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब गणराज्यों का विनाश की चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे गणराज्यों का विनाश किया? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके समय में कुछ ना कुछ तो गणराज्य अपने स्वतंत्र रहना चाहते थे या किसी भी राज्य की जो सत्ता है अपने ऊपर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो उन्हें मिलाने के लिए अब क्या हुआ कि भारत में उस समय विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। अब एक तो गणराज्य विदेशी आक्रमणों से लड़ते लड़ते दुर्बल हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, या तो विदेशी आक्रमणों से हार जाते थे कुछ, और जो दुर्बल हो जाते थे तो इससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय को उन गणराज्यों पर अधिकार करने के लिए एक कह सकते हैं कि ये बात जो है गणराज्यों का दुर्बल हो जाना चंद्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का गणराज्य पर विजय के लिए पक्षकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने है गणराज्यों का विनाश किया। ठीक है दोस्तों, गणराज्य क्या हुए? विदेशी आक्रमण से दुर्बल हुए और चंद्रगुप्त सेकंड ने क्षेत्र को जीत लिया। इसलिए इसे गणारी भी कहा जाता है, यानी कि गणराज्यों को विजय करने वाला कौन हो गया? आपका गणारी हो गया। अब हम अवंती क्षत्रपों का अंत की बात करते हैं कि क्षत्रप जो है अब उनका अंत किसके समकालीन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन हुआ। अब जब इसने अवंती क्षत्रपों का अंत किया था तो कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, अवंती, अब इसकी जो चर्चा है वो कहाँ पे है? आपकी महरौली स्तंभ लेख में किसकी चर्चा है? अवंती क्षत्रपों के अंत की चर्चा है। कौन से लेख में? महरौली स्तंभ लेख में चर्चा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसने पश्चिमोत्तर भारत की विजय किया। ठीक है दोस्तों, अब शक क्षत्रपों पर विजय, ठीक है, और दक्षिणापथ की पुनः विजय। ठीक है दोस्तों, यानी कि दक्षिण का जो भी पथ था अगर वहाँ पे कोई राजा वापस से स्वतंत्र होता था तो उस पर दोबारा से जीत कर अधिकार कर लेना, ये क्या कहलाया? आपका दक्षिणापथ की पुनः विजय कहलाया। और शकों पर जब इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने विजय करी थी तो इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? शकरी। जैसे कि गणराज्यों पर
विजय करके इसने जो उपाधि धारण करी थी, कौन सी करी थी? गणारी करी थी। और शकों पर विजय करके इसने जो उपाधि धारण की थी, कौन सी करी थी? शकरी करी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो है चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधियां हैं। ये हो गया इसका पारिवारिक परिचय। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ हो गया इसका युद्ध का परिचय। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो राजा बनता है, ये कौन बनता है? आपका कुमारगुप्त बनता है। ध्रुव देवी से इसके 2 पुत्र थे। एक तो हो गया आपका कुमारगुप्त, दूसरा हो गया आपका गोविंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो कुमारगुप्त को क्या हुआ कि संघर्ष के बाद आपका राज्य मिला। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आपका कुमारगुप्त शासन बना और संघर्ष के बाद इसे राज्य मिला। कुमारगुप्त का कर्मदंडा शिवलिंग अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो कुमारगुप्त के कुछ अभिलेख जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, जहाँ से कुमारगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसके बारे में भी अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि पहला अभिलेख कौन हो गया आपका? कुमारगुप्त का कर्मदंडा शिवलिंग अभिलेख। ठीक है दोस्तों, अब ये कहाँ पे है? यूपी फैज़ाबाद में शाहगंज फैज़ाबाद वाली सड़क से 12 मील दूर स्थित कर्मदंडा गांव के समीप भराठी ढी टीले के से प्राप्त एक शिवलिंग के पहले आधार पर ये लेख अंकित है। इस पर गुप्त संवत 117 यानी कि 436 से 437 का उल्लेख है। यह कुमारगुप्त के शासनकाल का है, जिसे पृथ्वीसेन ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिलेख को, अभिलेख नंबर 1 को किसने बनवाया था? आपका पृथ्वीसेन ने बनवाया था। पृथ्वीसेन कौन था? कुमार अमात्य था। कुमार अमात्य का मतलब क्या हो गया कि कुमारगुप्त का मंत्री था। ठीक है दोस्तों, कुमार अमात्य को बेसिकली मंत्री ही कहा जाता है। अब मंत्री कौन हो गया कि राज्य में प्रमुख रूप से शासन करने वाले। अब दोस्तों, गुप्त जो अभिलेख प्राय प्रारंभ होते थे, यानी कि यूजुअली अगर प्रारंभ होते थे तो वो सिद्धम से प्रारंभ होते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह जो अभिलेख है आपका कर्मदंडा शिवलिंग अभिलेख, ये किससे प्रारंभ हो रहा है? आपका नमो महादेवाय से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इसमें विशेष बात आप ध्यान में रखेंगे। अब गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि की जो भाषा है इसमें प्रयोग की गई है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा कि गुप्त वंश जो है शैव धर्म को, हिंदू धर्म को, ठीक है दोस्तों, तो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाला शासन के रूप में जाना जाता है। अब कुमारगुप्त का दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है दोस्तों, कुमारगुप्त का सेकंड जो अभिलेख है आपका, जिसमें कुमारगुप्त के शासनकाल की चर्चा मिलती है, यह है आपका कुमारगुप्त का दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख। इसके बारे में जो है कहाँ पर है? ये आधुनिक बांग्लादेश के दीनापुर ज़िले के दामोदरपुर ग्राम से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको 4 अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन उसमें से ये जो अभिलेख है ये एक विशेष अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, प्रांतों को क्या कहते हैं? भुक्ति कहते हैं, जो है गुप्त शासनकाल में, और राज्यपाल को क्या कहते हैं? इसमें उपारिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसमें जो भी थोड़ी बहुत ही चर्चा है। अब एक एल्गोरिदम ध्यान में रख लेना कि जो बड़ा राज्य जहाँ पर राजा शासन करता था उसे क्या कहते थे? राज्य कहते थे। राज्य का प्रमुख कौन होता था? आपका राजा होता था। प्रांत का प्रमुख कौन हो गया? आपका राज्यपाल हो गया। ठीक है दोस्तों, राज्य से छोटा क्या हो गया? आपका प्रांत हो गया। प्रांत से छोटा क्या होगा? विषय हो गया। विषय का मतलब जिला। ठीक है दोस्तों, और जिले और विषय का जो उससे छोटा था ये कौन हो गया? आपका नगर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नगर से छोटा अगर आप कहेंगे तो पेट हो गया। पेट मतलब कई गांवों का समूह, और पेट से अगर आप छोटा लगाएंगे पेट। ठीक है दोस्तों, लिख रखा है मैंने आपको, ऐसे लिखते हैं पेट, इसका मतलब होता है कई गांवों का समूह। और इससे छोटा करेंगे तो आप, अगर कई गांवों का समूह है तो ग्राम, या ठीक है दोस्तों, और ग्राम का प्रमुख कौन हो जाएगा? आपका ग्रामिक हो जाएगा। तो नगर प्रधान में जो भी 4 सदस्यों की सभा रहती थी, तो वो जो थे मुख्य रूप से शासन करते थे, और किसको रिपोर्ट करते थे? डायरेक्ट आपका राजा को रिपोर्ट करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एल्गोरिदम हो गई जहाँ पर
राज्य के क्षेत्र को विभिन्न शब्दों में दर्शाया गया है और इसके प्रमुख प्रधान के बारे में जानकारी दी गई है। अब तीसरा हो गया मंदसौर प्रस्तर अभिलेख। अब मंदसौर प्रस्तर अभिलेख ये कहाँ है आपका, एमपी के शिवना नदी के किनारे मंदसौर जिले महादेव घाट पर लगे एक दीवार पर काले खंड पर उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका स्थान की ये कहाँ पर है आपका। अब प्राचीन नाम मंदसौर का क्या था, दशपुर था। मंदसौर का जो पुराना नाम था ये क्या था आपका, दशपुर था। धर्मपरक अभिलेख है, दशपुर के सूर्य मंदिर का निर्माण का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इस पे क्या वर्णन है, दशपुर के सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन है। अब एक होता है आपका श्रेणी संगठन। श्रेणी संगठन शब्द जो है गुप्त शासन काल में कई बार जो है यूज़ किया गया है। यानी कि कुछ नगर होते थे, नगर में कुछ जो लोग हैं वो सामाजिक वेलफेयर या सामाजिक कल्याण के लिए जो है राज्य में घुमा करते थे और राज्य की समस्याओं को देखा करते थे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद किसी रिपोर्ट करते थे आपका ये राजा को राज्य की नगर की समस्याओं के बारे में बताते थे। ठीक है दोस्तों, अब श्रेणी संगठन में जो है कुछ लोगों का समूह होता था। तो ये जो चीज़ है आप श्रेणी संगठन में गुप्त प्रशासन के बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी संगठन का मतलब क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं विलसद अभिलेख की कि विलसद अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। विलसद अभिलेख कहाँ है आपका, यूपी एटा में है। यह कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, तो कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख होने का श्रेय किसे जाता है, यह जाता है आपका विलसद अभिलेख को। ठीक है, तो यह कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। अब इसमें क्या दिया गया है कि गुप्त वंश की वंशावली दी गई है कि कुमारगुप्त की जो भी इसमें वंशावली दी गई है कि इस कुमारगुप्त के बाद कौन अन्य शासक हुए या कुमारगुप्त से पहले कौन अन्य शासक थे, या बेसिकली हम कहें तो गुप्त वंश की वंशावली दी गई है। और इसमें जो चर्चा है किसकी है, आपकी धर्मसंघ की है। अब दोस्तों गढ़वा में 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। अब इन अभिलेखों में क्या मुख्य माना जाता है कि 10-12 दिनार दान का वर्णन है और ये कहाँ पे है आपका, इलाहाबाद में है। अब मनकुंवर अभिलेख, यह जो है बुद्ध प्रतिमा पर अंकित है। इसी मूर्ति की जो स्थापना है बुद्धिमुत्र नामक बौद्ध भिक्षु ने कराई थी। ठीक है दोस्तों, तो मनकुंवर अभिलेख में किसकी चर्चा है, बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा है। और अन्य अभिलेख भी हैं जैसे कि हो गया आपका मथुरा अभिलेख, सांची अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, तैमूर अभिलेख, धनदेह ताम्रपत्र, वैग्राम ताम्रपत्र, ये सब आपके कुमारगुप्त के जो है प्रमुख अभिलेख हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रमुख थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं सिक्के की कि गुप्त शासन काल में जो सिक्के हैं वो किस तरह के हुआ करते थे। अब सिक्कों पर क्या होता था कि धनुष बाण का चित्र बना होता था। मकर देवी का मतलब क्या होता है कि एक मकर होता है, उसकी जो सवारी कर रही होती है एक देवी कर रही होती है और उसका जो चित्र है सिक्कों के ऊपर उत्कीर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो मकर देवी के हुआ करते थे। अब घोड़े का जो चित्र है सिक्कों पर मिलता था, भेड़ा का जो चित्र है सिक्कों पर मिलता था, महाराज धीराज का जो चित्र है, ठीक, और महाराज धीराज का जो उपाधि है उसका जो वर्णन है ये सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो महाराज धीराज की उपाधि है ये किससे दी गई है, आपकी कुमारगुप्त को दी गई है। कुंडल, देवी हार, कंकड़, हाथी, राजा रानी के सिक्के, तो ये जो सारे सिक्के हैं आपके गुप्त शासन काल में मिलते हैं। अब इसमें बीच में एक मत आता है कि कुमारगुप्त के शासन के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन गोविंद गुप्त का क्या हुआ कि यह भी राजा बना, महाराज उपाधि का प्रयोग किया और मंदसौर अभिलेख में इसकी चर्चा है। तो ऐसा होगा कि इसे किसी प्रांत का प्रमुख घोषित कर दिया गया हो और वहाँ पर ये महाराज बनकर शासन कर रहा हो। तो इस प्रकार की जो है गोविंद गुप्त के बारे में इतिहास में चर्चा है। अब कुमारगुप्त के अगर कंक्लूजन की बात करें तो 40 वर्ष तक इसने शासन किया, 415 से 455 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, कोई सैनिक जो है सफलता नहीं, लेकिन जो शासन को है इसने अक्षुण्य बनाए रखा।
अक्षुण्य बना रखा का मतलब कि जैसा इसे मिला था इसने वैसे ही जो है 40 वर्ष तक शासन को अच्छे रूप से संभाल कर रखा और अच्छे रूप से चलाता रहा। अब राज्य सीमा का उल्लेख या तो इसके सिक्कों से पता लगा लो कि इसके सिक्के कहाँ कहाँ पाए गए हैं, दूसरा इसके अभिलेख की चर्चा से पता लगा लो कि कहाँ कहाँ तक चंद्रकुमार गुप्त की जो है राज्य सीमा फैली हुई थी। अब दक्षिणापथ का एक अभियान का कुमारगुप्त के बारे में चर्चा मिलती है और गैंडे का शिकार का सिक्का। ठीक है दोस्तों, ये जो गैंडे का शिकार का सिक्का है कि उस पर गैंडे का शिकार करता हुआ एक चित्र दिखाया गया है। ये कहाँ से पाया गया है? आपका असम से पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी भारत तक इसकी जो सीमा थी ये कहाँ तक थी? आपकी असम तक थी गरुणा करती। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुप्त वंश में जैसे कि समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, उसके बाद कुमारगुप्त हो गया, ये क्या होगा? ये आपके गुप्त वंश में गरुण को काफ़ी प्रायोरिटी प्रतीक के तौर पर दी जाती थी और गरुण चिन्ह का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। सबसे प्रमुख उपाधि क्या थी इसकी? महेंद्र द्वितीय थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो प्रमुख उपाधि है वो कौन थी? आपकी महेंद्र द्वितीय की थी। अब कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक बना आपका, ये कौन बना? स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्कंदगुप्त क्या है? गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी कई राजा आए होंगे लेकिन वो इतने प्रतापी नहीं हुए कि या उनका कोई शासक का वर्णन इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम मुख्य रूप से कहें कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी जो शासक था वो कौन था? आपका स्कंदगुप्त था। 455 ईस्वी में यह राजा बना। पहले इसने क्या किया कि वीरता का परिचय दिया। किसे परास्त करके? पुष्यमित्र को परास्त करके। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो इससे आप पुष्यमित्र शुंग मत समझ लेना या। ठीक है दोस्तों, तो जब स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि पुष्यमित्र नाम की एक जाति शासन कर रही थी। अब उस जाति के कुछ प्रमुख लोग हो गए। अगर ये पुष्यमित्र जाति नाम का एक समूह है तो उसे हराने की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई राजा नहीं है, ये एक पुष्यमित्र नाम की एक जाति है। ठीक है दोस्तों, तो उसे पहले इसने हराया, स्कंदगुप्त ने हराया और उसके बाद जब इसने वीरता का परिचय दे दिया तो राज्य ने इसे राजा के तौर पर स्वीकार कर लिया। 455 से 467 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया, हुणों को परास्त किया सौराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये एमपी के अगर आसपास का काफ़ी बड़ा अगर आप क्षेत्र मानोगे तो ये जो सारा आपका कहलाता था पहले सौराष्ट्र कहलाता था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, किसने कराया? स्कंदगुप्त ने करवाया। किसकी सहायता से कराया? आप खुद तो वो झील का पुनः निर्माण करने जाएगा नहीं, लेकिन श्रेय किसे जाएगा? वो तो आपका राजा को ही जाएगा। तो चक्रपालित नाम का एक व्यक्ति था, उसकी सहायता से सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। अब कहोम अभिलेख। ठीक है, कहोम स्थान यूपी। ये जो कहोम अभिलेख है ये कहाँ पर स्थित है? आपका यूपी में स्थित है। इसमें काहे की चर्चा है? जैन तीर्थकर की चर्चा है, यानी कि जैन तीर्थ की यात्रा के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो उसकी जो चर्चा है वो किस में है? आपका कहोम अभिलेख में है। और सूपिया अभिलेख, रीवा एमपी। इसमें क्या हो कि इसमें स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि का जो वर्णन आपको मिलता है ये किस में मिलता है? आपका सूपिया अभिलेख में मिलता है। और इंदौर का जो ताम्रपत्र अभिलेख है इसमें आपके क्या मिलता है? सूर्य मंदिर की चर्चा मिलती है और भीतरी अभिलेख में युद्ध की चर्चा मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सबसे पहले पुष्यमित्र को हराया, फिर हुण को हराया। तो ये जो सारी जानकारी मिलती है आपका भीतरी अभिलेख में मिलती है। अब मुद्रा की बात करें कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि राजा स्वयं को देवी तुल्य मानता था और राजतंत्र जो था वो देवी के सिद्धांत पर आधारित था। अब लक्ष्मी माता के साथ जो नाम आपका उत्कीर्ण सिक्कों पर या अभिलेखों में या जो भी इनके सबूत मिले हैं वहाँ पर लक्ष्मी माता के साथ अपना नाम भी इन्होंने उत्कीर्ण करवा रखा था। गरुड़ ध्वज, राजा चित्र। ठीक
ठीक है दोस्तों। गरुड़ का चित्र और नंदी का चित्र के जो भी आपके थे, ये सारे सिक्के स्कंदगुप्त के शासनकाल को दर्शाते हैं। अब शासन की गुप्त वंश का जो शासन था मुख्य रूप से किस प्रकार से कार्यरत था। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट हो गया स्कंदगुप्त, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ा, फिर आपका कुमारगुप्त पढ़ा, फिर आपका स्कंदगुप्त पढ़ा। ठीक है दोस्तों। सिक्कों के बारे में हमने चर्चा की और वकाटक से जो इनके संबंध थे उसके बारे में हमने चर्चा की। तो यहाँ पर जो है इनके जो भी अंतिम प्रतापी राजा थे, जैसे कि इनका जो अंतिम प्रतापी शासक था वो कौन था, आपका स्कंदगुप्त था। इसके बाद अन्य राजा आए, जैसे कि आपका पुरुगुप्त आए, विष्णुगुप्त आए, नरसिंहगुप्त आए, कुमारगुप्त सेकंड आए। ठीक है दोस्तों। तो ये सब बाद में राजा आए, लेकिन ये इतने प्रतापी नहीं हुए कि इनके बारे में कोई इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। अब हम गुप्त वंश के शासन की बात करते हैं कि गुप्त वंश में जो शासन में प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी। अब दो तरह का जो है शासन होता था, एक तो होता था आपका गणतंत्र, दूसरा होता था आपका राजतंत्र। गणतंत्र को किसने समाप्त कर दिया था, समुद्रगुप्त ने समाप्त कर दिया था। राजतंत्र किस पर आधारित था, देवी के सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि राजा स्वयं को क्या मानता था, देवी तुल्य मानता था। अब गणतंत्र जो है समाप्त कब हुआ था, 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। फाहयान का जो यात्रा वृत्तांत है 405 से 411 ईस्वी, तो इसके बारे से भी इस जो भी इसका यात्रा वृत्तांत है वो क्या कहाँ में संकलन है, फोक्यूकी में संकलित है। और उससे जो है गुप्त वंश के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और कालिदास जो है, कालिदास के कुछ ग्रंथ हैं जिसकी रघुवंश हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे आपको गुप्त शासन के बारे में दर्शाते हैं कि जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राजा स्वयं को देवतुल्य समझता था और देवी के सिद्धांत पर ये आधारित राजतंत्र गुप्त वंश का था। कुमारमात्य को हम क्या कहते थे, मंत्री कहते थे। विभाग को हम क्या कहते थे, अधिकरण कहते थे। रणभंडारिक, रणभंडारिक का मतलब क्या होगा कि आयुध मतलब शस्त्र अस्त्र को किसी गोदाम में जमा करने वाला, जैसे कि आज की डेट में, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी ना, अब प्राइवेट जो है कंपनी में बढ़ गई है, तो उस प्रकार की, यानी कि अस्त्र शस्त्र को रखने वाला गोदाम को का जो प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे, रणभंडारिक कहते थे। एक पद होता था आपका महाबलाधिकृत। इसे आप ऐसा मान लीजिए आज की डेट में NSA, यानी कि गुप्तचर संस्था का प्रमुख, यानी कि जो राज्य की एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी देखता था, तो उसे का जो विभाग था, उसका जो प्रमुख था, उसे क्या कहते थे हम, महाबलाधिकृत। और पुलिस को क्या कहते थे, पुलिस विभाग को दंड पाशिक कहते थे। महासंधि विग्राहक, यानी कि दो राज्यों में या दो पक्षकारों में संधि करवाने वाला क्या कहलाता था, महासंधि विग्राहक कहलाता था। अब शल्यक को क्या कहते थे हम, भूमि कर वसूलने वाला। ठीक है दोस्तों। और गोलमेक क्या होता था आपका, जंगल कर वसूलने वाला की, यानी कि वनों में जो भी व्यापार से कर मिलता था तो उस कर को जो वसूलता था ये आपका क्या कहलाता था, गोलमेक कहलाता था। प्रतिहार, महाप्रतिहार। ठीक है दोस्तों। तो प्रतिहार की आपको इतिहास में आगे भी चर्चा मिलेगी, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि यह पद कहाँ से नियुक्त होता था। तो ये रहस्य नियुक्त होते थे। इन्हें क्या कहते थे, प्रतिहार कह लीजिए या रहस्य नियुक्त कहते थे। ऐसा मत समझ लेना कि इसकी जो नियुक्ति है वो रहस्य करते थे, नहीं। ये और ये जो नाम है ये इसके लिए ही दर्शाए गए हैं। इसका मतलब क्या होता था, सेक्रेटरी होता था, यानी कि राजा का सेक्रेटरी आप ऐसा मान लीजिए। और प्रांत में या जो भी शासन में कुछ दिक्कत परेशानी है तो उसकी जो सीधी जानकारी देता था, इसे राजा से मिलने का अधिकार था। पेट, अनेक गांवों का जो समूह था उसे क्या कहते थे हम, गुप्त शासन काल में पेट कहते थे। अब न्यायालय की जो थी वो आपकी 4 कोटि थी।
एक होती थी आपकी शासित यानी कि शासकों की कोटि, कि अगर कोई शासकों का मुद्दा आया तो वो कहाँ पर आपका समाधान होगा, शासित कोटि में होगा। दूसरा हो गया आपका मुद्रित कोटि। अब कोई व्यापार से संबंधित या पैसे से संबंधित कोई अगर मुद्दा आता था तो वो कहाँ पर होता था, आपका मुद्रित कोटि में समाधान होता था। और प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब क्या हो गया कि कुछ गणमान्य लोग, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी मुख्य रूप से राज्य में धनी व्यक्ति होंगे और ये नॉर्मल पीपल। अब शासन की बात करें कि गुप्तों का जो शासन है कब विलुप्त हो गया, 550 ईस्वी के आसपास विलुप्त हो गया। गुप्त विलुप्त होने का वो जो मुख्य कारण है ये क्या माना जाता है, आपका सामंतवाद, यानी कि गुप्त जो थे खुद सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे, या जो भी इतिहासकारों में मत है यानी कि ये सामंत ही थे। अब इनका जो खुद मुख्य कारण बना वो क्या माना, वो भी आपका सामंतवादी बना, यानी कि भूमि कर अत्यधिक मात्रा में दान में दे देना, और एक टाइम पे वेतन ना बचना, राजा का दुर्बल होना, राजा का ठीक से अधिकार ना करना। तो ये जो सारे कारण थे आपके अंतिम समय में गुप्त वंश के पतन के कारण माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और स्कंदगुप्त की जो मृत्यु हुई ये कब हुई, आपके 467 ईस्वी में हुई, और 550 ईस्वी के आसपास आपका जो गुप्त प्रशासन है या गुप्त का जो भी शासन काल है वो समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की एक आकांक्षा का वर्णन किया जाता है कि इनका जो सपना था वो सिर्फ भारतीय क्षेत्र पर जीतने का नहीं था, ये क्या करना चाहते थे, पूरी पृथ्वी पर ही अपना राज्य फैलाना चाहते थे। तो इस प्रकार की जो इनकी आकांक्षा है उसका जो वर्णन है इतिहास में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका गुप्त वंश का जो है पार्ट 2 लेक्चर। इसमें जो भी समुद्रगुप्त के बारे में, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सिक्कों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, शासन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो और जो भी इनके महत्वपूर्ण युद्ध रहे उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जो है पूरी जानकारी ले ली है। और तो यहाँ हमारा क्या है कि गुप्त वंश आपका समाप्त होता है। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।